मोस्ट वेलकम बेटा आप सब लोगों को हमारी तरफ से के सोनी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। टेस्ट जो चौथा आप लोगों ने दिया था, आइए ज़रा उनके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लें। सिलेबस तो आप जान ही रहे होंगे क्या है। सिलेबस में क्या है भैया, डाइल्यूट सॉल्यूशन का चैप्टर था इसमें और मोल कॉन्सेप्ट, दो टॉपिक हम लोग लिए थे जिनका टेस्ट अभी जस्ट कल ही संडे 17 अगस्त को भी हुआ है। ठीक है, आइए भाई, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, हम क्वेश्चन पेपर से ही पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, कह रहे व्हिच रिप्रेजेंट्स करेक्ट डिफरेंस व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन एन आइडियल सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान से देखिए, जरा इसको सेट कर लें पहले हम लोग भाई, ताकि दिक्कत ना आए। देखें इधर, पहला जो इसमें केस दिया गया है वो कह रहे साहब ये सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट से ये वेपर तक जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो आप ये जान लें ये सॉल्वेंट है और इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जा रहा है बेटा। अब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, सॉल्वेंट प्योर है और ये कैसा है, इम्प्योर है। ठीक है, अगर आप प्योर सॉल्वेंट और इम्प्योर सॉल्यूशन या इम्प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड और इम्प्योर लिक्विड में एंट्रोपी के चेंज का डिफरेंस निकालते हैं तो सॉल्वेंट का रैंडमनेस ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन के। जब आप यहाँ सॉल्वेंट से वेपर फेज में यहाँ तक आप जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो एंट्रोपी में चेंज है वो ज़्यादा आएगा और सॉल्यूशन से यहाँ वेपर तक जब आप जाओगे तो इसके एंट्रोपी में चेंज कम आएगा। देखिए इसकी वैल्यू इतनी है और इनकी वैल्यू इतनी है, तो क्या ये गलत है? नहीं साहब, सही है। तो जब ये सही है तो पहला केस सही हो गया। सेकंड में जरा आ जाइए, सेकंड में क्या दे रहे हैं भैया, इसमें कह रहे हैं कि सॉल्यूशन का डेल्टा एच और सॉल्वेंट का डेल्टा एच दोनों बराबर हैं। बिल्कुल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि वेरी 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 डाइल्यूट सॉल्यूशन ये बना है। अगर सॉल्यूशन आइडियल होगा तो सॉल्वेंट का, भाई जब आप इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालोगे तो डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन माइनस डेल्टा एच ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या निकल करके आएगा, जीरो। तो डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन माइनस डेल्टा एच ऑफ सॉल्वेंट, अगर ये जीरो निकल करके आ रहा है, इट मीन्स कि डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सॉल्वेंट के। तो अगर डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा एच ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हो रहा है तो जाहिर सी बात है भाई, सॉल्यूशन के बनने में जो एंथैल्पी में चेंज और सॉल्वेंट का एंथैल्पी में जो चेंज बराबर निकल करके आ रहा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल होगा। इट मीन्स कि ये तो करेक्ट था ही, ये भी करेक्ट है। तीसरे में जरा देख लें, सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का अगर आप बॉइलिंग पॉइंट निकालें तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड किया है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इधर देखना, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर निकालें तो ये क्या निकल करके आएगा, डेल्टा टीबी। स्पष्ट ही बात है। और बॉइलिंग पॉइंट आप देखिए सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का ज़्यादा, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट जो दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्राफ के रूप में तीनों ही करेक्ट हैं। इट मीन्स कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों करेक्ट होगा। तो पहले सवाल में आंसर कौन सा निकल करके आएगा भैया, ए।
स्पष्ट। जरा दूसरे क्वेश्चन पे आ जाए देवता। कह रहे व्हेन सम NaCl डिजॉल्व, आप वहां देखिए, हम यहां से पढ़ रहे हैं। व्हेन सम NaCl वाज डिजॉल्व्ड इन वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वाज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नियरली इज। तो पहले तो आप ये जान लें कि P0 माइनस PS अपान P0 ये होता है M2 अपान 1000, ये फार्मूला होता है। जहां पर M क्या है, ये मोलरिटी, M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। चूंकि ये NaCl है, इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए यहां पर आप I से मल्टीप्लाई करेंगे। स्पष्ट। अब देखिए यहां पर आप करेंगे क्या, यही आपको निकालना है RLVP, ठीक है। अब जरा यहां देखना, हमें दिया क्या गया है, वो कह रहे हैं कि जब NaCl को डिजॉल्व किया जा रहा है बेटा, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वाज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो यहां देखें डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलरिटी, और ये जो डिप्रेशन निकल करके आ रहा है ये ट्वाइस ऑफ KF के बराबर है। तो इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ KF इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलरिटी, ठीक है। अब अगर आप यहां देखें तो हमने क्या किया, KF और KF यहां से क्या कर दिया, कैंसिल, यानी कि I इंटू M इक्वल टू किसके निकल के आ गया, 2 के। तो हम यहां पर I इंटू M के जगह क्या रखेंगे, 2। क्लियर बात। तो हम भैया जरा यहां पर रख दें 2 इंटू 18 अपान 1000, ये हो जाएगा 2 और 18 को काटोगे 55.5, तो 2 अपान 55.5 की। क्लियर बात। अब अगर आप यहाँ भाग देंगे तो निकल करके आएगा 0.036, ये चेक कर लीजिएगा भैया, 0.036 निकल करके आ रहा होगा, जिसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आपके सामने सवाल लिखा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, इस पे बल्कि टिक लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं, सवाल पूछे जा सकते हैं बेटा, इसमें कुछ है नहीं, लगा लीजिए, लिख कर लीजिए। अगले सवाल पर चलें। आइए, कह रहे हैं इफ टू सब्सटेंस A एंड B, इफ टू सब्सटेंस A एंड B हैव PA0 एंड PB0, PA0 इज टू PB0, कितना दे रहे भैया, 1:2 दे रहे हैं, एंड हैव मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के अंदर यानी XA और XB का रेशियो कितना दे रहे हैं बेटा, 1:2 दे रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे देन मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज विल बी। फार्मूला आपको बताया गया शॉर्टकट में कि YA अपान YB इक्वल टू PA0 अपान PB0 डॉट XA अपान XB। अब अगर आप यहाँ उठा करके वैल्यू पुट करें 1/2 1/2 1/4 निकल करके आया, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, YA, ठीक है। तो जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही बेटा मोल का रेशियो होता है, ओके। तो ये हो जाएगा 1/4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो कितना निकल करके आया, 0.2। इसमें चेक कर लीजिए, देखिए कोई आंसर 0.2 आ रहा है, इसमें देखिए ये 0.2 निकल करके आ रहा होगा। स्पष्ट। अगला सवाल देखें, चौथा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ आप पढ़िए, हम यहाँ से देख रहे हैं सवाल। कह रहे फॉर एन आइडियल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, फॉर एन आइडियल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। देखिए 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। कह रहे डेल्टा G ऑफ मिक्सिंग इसका 0 होगा, नहीं साहब,
डेल्टा जी, अब देखिए हम यहाँ पर पूरा लिख दे रहे हैं, फॉर आइडियल सोल्यूशन, फॉर आइडियल सोल्यूशन डेल्टा जी इज लेस देन 0 होगा, यानी वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव। फॉर आइडियल सोल्यूशन डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग मोर देन 0, या कह सकते हैं पॉजिटिव। तो निगेटिव होना चाहिए, यहाँ दिया 0 तो ये गलत। डेल्टा एस की वैल्यू 0 दिए हैं, जबकि क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पहला और दूसरा तो गलत हो गया। तीसरा कह रहे हैं डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट 0, जबकि बिल्कुल करेक्ट है कि डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग 0 निकल करके आता है, क्योंकि जब आप आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं तो ऐसे सोल्यूशन के बनने में, ऐसे सोल्यूशन के बनने में न एक्सपेंशन होता है न कंप्रेशन होता है। इट मीन्स कि वॉल्यूम में जो चेंज होता है वो 0 निकल करके आता है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग 0। और डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी 0 निकल करके आता है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के मध्य था, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, सॉल्यूट में, सॉल्वेंट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट में था। ओके, तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या निकल करके आ जाएगा, 0, क्योंकि जो सोल्यूशन का डेल्टा एच है, जो सॉल्वेंट का डेल्टा एच है, उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग 0 निकल करके आता है। क्लियर? और ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही एक आंसर ऑप्शन सही दिया गया, बाकी सब उल्टा सुल्टा दिया गया है। कह रहे हैं डेल्टा एस 0 है, नहीं साहब डेल्टा एस मोर देन 0 होगा। डेल्टा जी कह रहे हैं 0, नहीं साहब डेल्टा जी लेस देन 0 होगा। डेल्टा बी कह रहे हैं नॉट 0, जबकि इसका 0 होगा। तो ये तीनों, ये 4 कंडीशन फुलफिल होते हैं। इसमें से देखिए एक ही कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। 5वें सवाल पे आ जाए भैया। कह रहे द मिक्सचर्स दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब जरा ध्यान दें, ये हेप्टेन और ऑक्टेन है, ये बनाएगा आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कह सकते हैं कंप्लीटली फॉलो राउल्ट्स लॉ। कह रहे वाटर और नाइट्रिक एसिड, एसिड और वाटर को जब आप मिलाते हैं, समझे जरा ध्यान से, तो इट शो निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से ये निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी कि इनका वेपर प्रेशर घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। इट मीन्स कि ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या कर रहा है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना रहा है। इसी को नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे या इसी को एजियोट्रॉप कहेंगे। तो वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो जो एक्स्ट्रा हो, मतलब जो मैक्सिमम वाला होगा उससे भी ज़्यादा निकल करके बॉइलिंग पॉइंट आएगा। इसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं, या कहते हैं शो निगेटिव डेविएशन। इथेनॉल और वाटर ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। इनका क्या होता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है कैलकुलेटेड से, और बॉइलिंग पॉइंट इनका घटता है। इन्हें हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड भी इसी से बिलोंग करते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप से। एग्जाम्पल आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वाला बेटा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए जरा 6वें क्वेश्चन की तरफ चलें। 6वां क्वेश्चन पढ़िए भैया, आप इस पर देखिए, हम यहाँ नीचे से पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं एट सर्टेन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ए सर्टेन पॉलीमर सोल्यूशन इज 291 R. The temperature at which
ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड इज, अब जरा ध्यान दीजिएगा, सबको ये बात पता है पाई इक्वल टू CRT के होता है, ठीक है। अगर आप इसमें ग्राफ प्लाट करें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू RT इंटू सी के, तो y इक्वल टू m डॉट x के। अगर आप इसका ग्राफ प्लाट करें, ये हो गया पाई, ये हो गया c, ओरिजिन से प्लाट होगा, ये हो गया थीटा, यही हो जाएगा स्लोप, और स्लोप इक्वल टू यही किसके बराबर निकल करके आएगा भैया, ये tan थीटा के। क्लियर बात? यानी कि tan थीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस के। तो अब अगर आप यहाँ पर ऐसे ले लें इसी फार्मूले को, पाई अपान c इक्वल टू हो जाएगा किसके, RT के, यही तो बन करके आया स्लोप, ठीक है। तो स्लोप जो दिए हैं, कितना दिए हैं बेटा, देखिए 291 R, तो 291 R इक्वल टू RT के, R क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ से T क्या निकल करके आया, 291 केल्विन। हमें किसमें बताना है आंसर, अब जैसे 291 केल्विन कोई दिया है, नहीं दिया है, तो हमें किस में रखना है, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो आप क्या करोगे, 291 में से 273 माइनस करोगे तो आएगा 18 क्या, डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोई देखिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है, यस। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भैया, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर बात? अगला सवाल देखें, 7वां, कह रहे हैं व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू द एक्वस सोल्यूशन ऑफ KI। ये मर्क्यूरिक आयोडाइड है, इसको हम किस में डाल रहे हैं भैया, KI में। बल्कि आप इसको पहले ऐसे समझें, ये KI का सलूशन था, जब इसमें आप HgI2 डालेंगे तो रिएक्ट करके क्या बना ले रहा है, K2HgI4। आप जरा समझिए ध्यान से, ये है KI और ये है HgI2, ये बनेगा K2HgI4। ओके, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसको अगर आप तोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ पोटेशियम आयन, ट्वाइस ऑफ आयोडाइड आयन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल के कितने थे पहले, 4। इस 4 मोल के KI में जब हमने HgI2 डाला तो अब ये क्या बना लिया, ट्वाइस ऑफ K प्लस HgI4 माइनस माइनस। अब जरा आप ध्यान देखें, इसका N अब कितना निकल के आ गया, 3। तो जो साल्यूट आप मिलाए हैं, इसमें HgI2 मिलाए हैं, मिलाने से पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 4, और मिलाने के बाद नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 3। सिंस नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर डिक्रीज कर रहा होगा देन ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। स्पष्ट? तो देखना ये 2 वैल्यू बढ़ेगा और ये 2 वैल्यू घटेगा। अब आप ऑप्शन ढूंढिए, कह रहे फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड, तो फ्रीजिंग पॉइंट तो बढ़ ही रहा है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में आ जाएं, कह रहे फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर, गलत। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट चेंज, तो बॉइलिंग पॉइंट तो चेंज ही हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है। और सी में देखेंगे साहब फ्रीजिंग पॉइंट डज नॉट चेंज, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी चेंज हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट भी चेंज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो रहे हैं। क्लियर? तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, ए। आइए 8वें क्वेश्चन पे आ जाएं, सवाल 8वां लगा हुआ है, पढ़िए जरा 8वां सवाल। कह रहे हैं एक करेंसी काउंटिंग मशीन, नोट गिनने की मशीन है, काउंट करता है कितना, 6.023 मिलियन नोट्स पर डे। ठीक है,
काउंटिंग मशीन काउंट्स नोट 1 डे, एक दिन में कितना काउंट कर रहा है ये? 6.023 इंटू 10 की पावर 6 रुपया एक दिन में गिन रहा है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6, तो 6.023 मिलियन था, मिलियन को हमने 10 की पावर 6 में कन्वर्ट कर लिया। आगे पढ़िए, कह रहे ए बैंक हैज मेनी नोट्स एज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 24.8 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसे हाइपो बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहे साहब किसी बैंक के पास इतना नोट है जितना ऑक्सीजन एटम 24.8 ग्राम में 24.8 ग्राम हाइपो के अंदर मौजूद है। तो पहले तो हम निकाल लें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो जब आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम से निकालोगे तो ये होगा n ऑफ हाइपो। हाइपो किसे कहते हैं? सोडियम Na2H2O3 डॉट पेंटाहाइड्रेट को हम लोग हाइपो कहते हैं। क्लियर बात? हाइपो कहा जाता है। इनका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 248 निकल करके आएगा, चेक कर लीजिएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो जब आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालोगे तो n हो जाएगा इंटू Na हो जाएगा इंटू x ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। तो जरा इसका मोल देखिए कितना निकल कर क्या आ रहा है भैया, कितना ग्राम दिए हैं? 24.8 ग्राम अपॉन 248 इंटू Na, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा इसमें देखिए 5 वाटर के अंदर ऑक्सीजन है और 3 ये सोडियम थायोसल्फेट में है, तो 5 3 कितने हो गए? 8, निकल के कितना आ गया? 0.8 Na। स्पष्ट? अब आप इसको ऐसे समझिए, सिंस 6.023 इंटू 10 की पावर 6 नोट्स आर काउंटेड इन कितने दिन में? 1 डे, एक दिन में कितना नोट गिना जा रहा है। ठीक है, अतः 0.8 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 नोट्स कितने दिन में काउंट होगा? तो ये हो जाएगा भैया 0.8 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 6। अब यहाँ पर क्या करना है? ये कटे, ये कटे। स्पष्ट? यहाँ जरा देखना ध्यान से, ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन 10 की पावर 6। क्लियर? अब जरा बताइए यहाँ कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 8 6 14 16 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यही आंसर आ रहा होगा। कहने का मतलब कि अगर जितना ऑक्सीजन एटम्स इसमें मौजूद है 24.8 ग्राम में, उतने ऑक्सीजन के बराबर अगर बैंक के पास रुपया आ जाए तो उतना रुपया काउंट करने में इतना दिन लगेगा, 8 इंटू 10 की पावर 16 दिन। तो ये भैया आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। तो ये सब सवाल अगर ध्यान से देखें आप तो ये केमिस्ट्री के नहीं हैं, ये सब मैथमेटिक्स के सवाल हैं। क्लियर? 9वां क्वेश्चन देखें जरा, कह रहे व्हाट इज द empirical formula of vanadium oxide if 2.7 gram of the metal oxide contains 1.53 gram of metal। ठीक है, तो पहले तो आप निकाल लीजिए परसेंट ऑफ वेनेडियम, वेनेडियम का परसेंटेज कितना है। जरा बताइए वेनेडियम ऑक्साइड जो है वो कितना ग्राम दिया गया है? 2.74 ग्राम।
कितना दिया गया इसमें 2.74 ग्राम। तो 2.74 ग्राम में कितना ग्राम भैया है ये मौजूद है 1.53 इंटू हो जाएगा 100, ये निकल करके आएगा 55.8%। और यहीं पर अगर हम परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकाल लें तो ये हो जाएगा 100 माइनस 55.8, ये निकल करके आ जाएगा 44.2%। डायरेक्ट हम आपको फार्मूला बता दें सीधे सीधे परसेंट लगाने के, ये है मोल ऑफ ए इंटू मोलर मास ऑफ ए अपान मोल ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ बी इक्वल टू परसेंट ऑफ ए अपान परसेंट ऑफ बी। ये फार्मूला होता है इंपेरिकल फार्मूला निकालने का, ये डायरेक्ट लगाइएगा। अब इसी में देखिए हम इसको घुसेड़ने चल रहे हैं, लगाने चल रहे हैं। देखें जरा इधर, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ वेनेडियम अपान मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ए अपान बी। मोलर मास ऑफ वेनेडियम कितना दिया गया भैया, मोलर मास इसका 52, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा ये 16। इनका परसेंट कितना दिया है 55.8, और इनका परसेंट कितना दिया है 44.2। तो जब आप यहाँ से लगाओगे तो मोल्स ऑफ वेनेडियम अपान मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकल करके आएगा ये 0.4 के। 0.4 का मतलब कितना हो गया, ये हो जाएगा 4/10। 4/10 का मतलब कितना हो गया 2/5। इट मीन्स कि मोल ऑफ वॉल्यूम अपान मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू हो गया 2/5, या वेनेडियम इज टू ऑक्सीजन इक्वल टू 2:5 मीन्स V2O5। फार्मूला निकल करके आ गया वेनेडियम का। स्पष्ट? इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं थे। स्पष्ट? अगला क्वेश्चन जरा देखें भैया। अगला सवाल कौन सा, 10वां नंबर सवाल। 10वें में क्या कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं एक गैसियस कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ 85.7% बाई मास ऑफ कार्बन एंड 14.3% बाई मास ऑफ हाइड्रोजन। इट्स डेंसिटी इज 2.28 ग्राम पर लीटर एट 300 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब अगर आप ध्यान से देखें तो कंपाउंड के अंदर सबसे पहले तो हम लोग क्या करें कि इसका निकाल लें पहले मॉलिक्यूलर वेट। डेंसिटी इक्वल टू होता है Pm/RT। क्या आपके साहब ये फार्मूला कहाँ से निकल के आया, निकाल लीजिए Pv इक्वल टू nRT। n को आप खोल लीजिए, ये होगा वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। स्पष्ट? ये हो जाएगा P इक्वल टू वेट अपान वॉल्यूम RT/m के। ये वैल्यू क्या हो जाएगी डेंसिटी, तो P इक्वल टू dRT/m के। तो अगर d आप निकालेंगे तो ये वैल्यू देखिए यहाँ निकल करके आ गया। स्पष्ट? तो डेंसिटी इक्वल टू हुआ Pm/RT। प्रेशर कितना दिए हैं भैया इसमें, प्रेशर दिए हैं 1 एटमॉस्फेयर। ना इसमें डेंसिटी डायरेक्ट हमको दिए ही हैं सवाल में। डेंसिटी कितनी दिए हैं 2.28, प्रेशर कितना दिए हैं 1 एटमॉस्फेयर। m निकालना है मॉलिक्यूलर वेट, r की वैल्यू 0.082, टेम्परेचर कितना रखना भैया 300 केल्विन। यहाँ से जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो निकल करके आएगा 56। ठीक है, यानी जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है 56। अब इसका जरा इंपेरिकल फार्मूला आप निकाल लीजिए। इंपेरिकल फार्मूला निकालने का तरीका देखिए, परसेंट ऑफ कार्बन इंटू मोलर मास ऑफ कार्बन अपान परसेंट ऑफ हाइड्रोजन ही है ना, हाँ हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू हो जाएगा, एक मिनट परसेंट नहीं होगा, मोल होगा। मोल्स ऑफ कार्बन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये होगा परसेंट ऑफ कार्बन अपान परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। इसी में जरा रख दीजिए उठा करके वैल्यू।
ये हो गया मोल्स ऑफ कार्बन इंटू 12 अपान मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1, और इनका परसेंट कितना दिए हैं, ये दिए हैं 85.7 अपान 14.3। जब यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे मोल्स ऑफ कार्बन अपान मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये आएगा 1/2। 1/2 का मतलब कार्बन का 1 मोल है, हाइड्रोजन का 2 मोल है, यानी निकल के आ जाएगा CH2। क्या निकला? CH2। तो इम्पेरिकल फार्मूला जो निकल करके आया वो CH2। इम्पेरिकल वेट निकालेंगे तो आ जाएगा 12 और 2 14। मॉलिक्यूलर वेट कितना आया भैया? 56। तो जब आप N निकालोगे तो हो जाएगा MW अपान EW, मॉलिक्यूलर वेट अपान इम्पेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट है भैया 56, इम्पेरिकल वेट है 14, निकल कितना आ गया N 4। तो जो फार्मूला हमारा निकल करके आ रहा होगा ये आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा CH2 होल N, और N हमारा कितना आया है 4, तो फार्मूला क्या हो जाएगा C4H8, या कह सकते हैं CH2 होल 4। तो C4H8 ये फार्मूला निकल करके आना चाहिए, C4H8। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा C4H8 से, चेक कर लीजिए भैया, ये आया C4H8। स्पष्ट? अगला सवाल देखें भाई, अगला क्वेश्चन कौन सा है? 11 नंबर सवाल। 11 नंबर पढ़िए। कह रहे हैं फ्लोजी मेस्टिरोन। फ्लोजी मेस्टिरोन जो है ये एनाबोलिक स्टेरॉइड्स होता है, इसका फार्मूला दे दिए हैं। ये फार्मूला है C20H29O3 भैया, O3, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जरा निकालिए, कितना निकल कर क्या आ रहा है? इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 336। चेक कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, 336 निकल कर के आएगा। इसमें कह क्या रहे हैं बेटा? कह रहे हैं कि 500 ml सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग इट्स 10 ग्राम। इसका 10 ग्राम डाल करके 500 ml सोल्यूशन में मिक्सचर तैयार किया गया, 500 ml वाटर में डाल करके, ठीक है। और इसका 1 ml लिया गया। अब देखिए कर क्या रहे हैं, दस मिलीग्राम स्टेरॉइड्स को मिलाया गया, 500 ml का सलूशन तैयार हुआ, ठीक है। अब इस सलूशन का पहले हम क्या निकाल लें जरा, मोलरिटी, ठीक है। तो जब आप मोलरिटी निकालोगे तो M इक्वल टू होगा वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपान वॉल्यूम, किस में होगा, ml में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा वेट 10 मिलीग्राम का मतलब 10⁻³ ग्राम, 10 × 10⁻³ ये हो जाएगा 10⁻3। मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 336 और वॉल्यूम कितना लिया गया भैया, 500। ये तो सीधे देखिए यहाँ से क्या हो गया, कटा। मोलरिटी कितना निकल करके आया भैया? इसका मोलरिटी निकल करके आया 1/336 × 50, ये तो है मोलरिटी। अब इस सलूशन का कितना लिया जा रहा है, 1 ml, और 1 ml को क्या किया गया, डाइल्यूट किया गया। और डाइल्यूट करके क्या पूछ रहे हैं भैया, डाइल्यूटेड टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। इसका सलूशन कितना बना दिया गया, 1 लीटर। अब कह रहे हैं बताओ इस 1 लीटर सलूशन की मोलरिटी कितनी होगी। तो ये जो 500 ml सलूशन है, अगर आप इसमें से 1 ml निकालेंगे वही मोलरिटी होगी जो 500 ml की होगी, वही 1 ml की होगी मोलरिटी। मोलरिटी में कोई फर्क, हाँ नंबर ऑफ मोल में फर्क पड़ेगा लेकिन मोलरिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जरा देखिए फार्मूला कौन सा लग रहा है इसमें भैया, डाइल्यूशन वाला फार्मूला, M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 कितना है, 1/336 × 50
वॉल्यूम कितना इसका लिए हैं 1 ml, हमें मोलरिटी निकालना है और वॉल्यूम कितना कर दे रहे हैं 1000 ml। क्लियर? तो जब आप यहाँ से मोलरिटी निकालोगे क्या आएगा 5.95 इंटू 10 की पावर -8 मोलर। ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा इसमें। स्पष्ट? बिल्कुल एकदम क्लियर है। फिर से आप सवाल को समझ लें। ये एनाबॉलिक स्टेरॉयड है, इसका 10 मिलीग्राम 500 ml सोल्यूशन में डाल करके मिक्सचर तैयार किया गया। इसका 500 ml सोल्यूशन तैयार किया, वॉल्यूम 500 ml है। ठीक है, हमने इसका क्या किया, मोलरिटी पहले निकाला और इस सोल्यूशन का 1 ml लिया और 1 लीटर तक इसको पहुंचा दिया। इसका वॉल्यूम यानी फाइनल वॉल्यूम कितना कर दिया 1000 ml। जब 1000 ml आप किए तब मोलरिटी कितनी होगी, फार्मूला M1V1 इक्वल टू M2 V2 के M 1/336 इंटू 50 1 M2 इंटू 1000। तो यहाँ से आप M2 निकालेंगे या कह सकते हैं मोलरिटी इसका आप निकालेंगे, ज्ञात करेंगे। स्पष्ट? सवाल आपके सामने, बहुत ध्यान से आप देख लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाए भैया। ये 11 नंबर सवाल था। 12 नंबर पे जरा आ जाए। कह रहे हैं आयन एलिमेंट ए, आयन एलिमेंट ए जिसका मोलर मास कितना भैया 75, एंड अनदर एलिमेंट बी जिसका एटॉमिक मास कितना है 25, कंबाइंड टू फॉर्म ए कंपाउंड। द कंपाउंड कंटेन्स 75% ऑफ ए, ओके, बाई वेट। द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, हमें मान के चल रहे फार्मूला AX/BY है। हमें इसी x और y की वैल्यू निकालनी है, जिसमें a कितना परसेंट है भैया 75%, तो b कितना हो जाएगा 25%। यानी कि अगर a 75 ग्राम होगा तो b कितना होगा 25 ग्राम होगा। हमें a के मोल निकालने हैं 75 यानी वेट अपान इसका एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कितना दिए इसका 75, ये हो गया 1। ऐसे मोल ऑफ बी हमें निकालना है 25 अपान इसका मोलर मास 25 कितना निकला ए, यानी कि Na अपान Nb इक्वल टू 1/1, यानी 1 मोल ए है तो 1 ही मोल बी है। तो फार्मूला हमारा क्या निकल कर के आया भैया AB। स्पष्ट? 13 नंबर सवाल पे आ जाएं। कह रहे कंसीडर द रिएक्शन, रिएक्शन कंसीडर करिए भैया। कौन सा रिएक्शन है ये 4A प्लस B प्लस 3C बना क्या रहा है भैया P और प्लस 2Q, यही बन रहे हैं। स्पष्ट? यहां पर जरा देखना A के कितने मोल लिए जा रहे हैं भैया 6 मोल, और B के कितने लिए जा रहे हैं 2 मोल, और C का कितना लिया जा रहा है 4 मोल। इसको अलग कलर में जरा लिख देते हैं 6 मोल 2 मोल 4 मोल। ठीक है, ये तो सवाल है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि बताइए कितना Q बना। ठीक है, तो पहले तो हम ये पता करें कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे, जो मोल दिया होता था उसमें कोफिशिएंट से डिवाइड करते थे। तो जब आप इसका कोफिशिएंट निकालोगे तो इसका 6/4 करोगे, इसका आ जाएगा 1/1.5, इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 4/3 1.33। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट हमारा ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। इसी के द्वारा प्रोडक्ट को हम बनाएंगे। प्रोडक्ट बनाने के लिए हम इसी C का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो कम मात्रा में होता है वही लिमिटिंग एजेंट होता है, वही गवर्न करता है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को। तो हम यहाँ करेंगे क्या 1/2 मोल ऑफ Q इक्वल टू 1/3 मोल ऑफ C के। तो मोल ऑफ Q इक्वल टू हो जाएगा 2/3 इंटू C का मोल कितना दिया गया है 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 8/3 निकल करके आया। स्पष्ट? 8/3 का मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भैया। ये 13 नंबर सवाल के बाद आइए जरा हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं 14 नंबर पर। ठीक है, पढ़िए जरा 14 नंबर सवाल। कह रहे हैं 1 ग्राम ऑफ, सवाल सामने लिखा है, अब हम तक दौड़ के बोर्ड तक नहीं पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ ले रहे हैं। 1 ग्राम ऑफ मोनोबेसिक एसिड HA
ठीक है। इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम वाटर में इसको डाला जा रहा है। इन 100 ग्राम ये वाटर है भैया, पानी में लिया जा रहा है। व्हेन लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाई 0.155 केल्विन, ठीक है। कह रहे हैं इफ द 0.75 ग्राम ऑफ सेम एसिड, यही एसिड अगर सेम एसिड लिया जाए, रिक्वायर्स कितना 15 ml ऑफ M/3 NaOH सोल्यूशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, देन वांट ऑफ फैक्टर ऑफ एसिड इज, तो वांट ऑफ फैक्टर एसिड का कितना निकल कर आ रहा होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सबको ये बात पता है कि I इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व। तो हम पहले ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट निकालें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा। तो सबको ये बात पता, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलरिटी। देखिए हम यहाँ I नहीं लगा रहे हैं। अब इसमें अगर हम ढूंढेंगे तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट हमें पता चल जाएगा, बल्कि इसको हम ऐसे लिख लें, ये हो जाएगा KF W1 अपॉन M ऑब्जर्व इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, किस में होगा, ये ग्राम में होगा। डेल्टा TF दिए हैं कितना, ये है 0.155 केल्विन, KF हो जाएगा 1.86, W1 कितना लिया गया है 1 ग्राम, ये हो जाएगा 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व, और सॉल्वेंट कितना लिया, कितने ग्राम में डाला जा रहा है भैया सॉल्वेंट, 100 ग्राम वाटर में डाला जा रहा है। यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व जब आप निकालोगे बेटा तो निकल करके आएगा 120। ध्यान दीजिएगा, इसी को बेटा हम लोग अब रियल इक्वेशन से कैलकुलेट करने चल रहे हैं कि एक्चुअल में इसका मॉलिक्यूलर वेट था कितना। अब कह रहे साहब सेम एसिड क्या दिया गया है, सेम एसिड, ठीक। इसका 0.75 ग्राम लिया जा रहा है और इसको न्यूट्रलाइज कराया जा रहा है, किसके साथ, NaOH के साथ। तो हो जाएगा मिलीक्विलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिलीक्विलेंट ऑफ NaOH। जब इसके मिलीक्विलेंट को रखोगे तो होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू X इंटू 1000, इसका हो जाएगा M इंटू X इंटू V के, जहाँ X क्या है, ये N फैक्टर है बेटा, क्लियर। अब इसमें आप क्या करोगे, वेट इसका दिए हैं कितना 0.75 अपॉन हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड, और X इसका कितना दिए हैं 1, ये हो जाएगा 1000। मोलरिटीज़ की कितनी दिए हैं बेटा 1/3, X इसका हो जाएगा 1, और वॉल्यूम कितना दिए बेटा इसका 15 ml। तो यहाँ से जब आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड निकालोगे तो ये आएगा 150। कितना निकला मॉलिक्यूलर वेट 150। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, इसी में ले आकर के रख देना है। I इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड कितना दिए निकल के आ रहा है 150, और मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व 120। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल करके आएगा 1.25। चेक कर लीजिए इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ये निकल करके आएगा डी ऑप्शन 1.25। देखिए कितना प्यारा सवाल था ये। क्या इसमें कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टी थी, या ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसको आप सॉल्व ना कर पाए या डिस्टर्ब हो जाएं? कोई डिस्टर्बिंग वाले सवाल नहीं थे। आप कहें साहब इसमें तो दो सवाल लग रहे हैं। भाई क्यों ना लगे, क्या सवाल इस टाइप के नहीं आ रहे हैं आपके यहाँ? एग्जाम में नीट में नहीं पूछा जा रहा इस टाइप के सवाल? आप मैचिंग वाले सवाल करते हो, एक एक सवाल में 4-4 सवाल जा रहा है। बोलिए असर्शन रीजन के सवाल करते हो, एक एक सवाल में 5-5, 6-6 मैचिंग आप कराते हो, एक एक सवाल में 4-4, 5-5, 4-4 स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हो, और इसमें तो खाली 2 ही लग रहे हैं। भाई एक तरफ से आप ऑब्जर्व निकाल रहे हो, एक तरफ से आप कैलकुलेटेड निकाल रहे हो, न्यूट्रलाइजेशन मेथड से आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड निकाल रहे हो, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से आप मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व निकाल रहे हो। फिर आपने किया क्या, कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व। याद रखिएगा ये मॉलिक्यूलर वेट का टर्म में हम उल्टा निकालते हैं आई, अदरवाइज ऑब्जर्व अपॉन क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट, जबकि मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मोल डायरेक्ट क्वेश्चन किसके होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल और मॉलिक्यूलर वेट में उल्टा रिलेशन होता है।
तो ये सब आपको क्लास में पढ़ाते समय सब समझाया गया है बेटा, स्पष्ट। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए, 15 नंबर पर 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए जरा। 15 नंबर सवाल, आसान आसान सवाल देखिए, भी है 15 नंबर। कह रहे द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज CH2O। क्या दे दे रहे हैं भैया, इसका CH2O दे दे रहे हैं, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला कह रहे हैं ए सोल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम पर लीटर ऑफ द कंपाउंड एक्सर्ट द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एम्पेरिकल फार्मूला इसका दे दे रहे हैं कितना, CH2O। तो अगर आप यहां से एम्पेरिकल वेट इसका निकालें तो कितना निकल करके आ गया, ये हो गया 12 2 14, 14 और 16 कितना हो जाएगा, 14 और 16, 14 दूना 28, 2 30 निकल करके आ जाएगा इसका एम्पेरिकल वेट, स्पष्ट। अब इसका जरा मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। मॉलिक्यूलर वेट देखिए आप कहाँ से निकाल रहे हैं, कह रहे हैं ए सोल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम पर लीटर ऑफ कंपाउंड एक्सर्ट्स द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो π1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, π2 के, और π2 किसके बराबर होगा, ये ग्लूकोज के, ग्लूकोज के हमारा कंपाउंड है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लूकोज के ऑस्मोटिक प्रेशर के सोल्यूशन के बराबर, और इस हमारा जो कंपाउंड है उसका कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, 3 ग्राम पर लीटर। तो हो जाएगा इसका W1 अपान M1 इंटू 1000 अपान वॉल्यूम ml में इंटू R इंटू T, ऐसे इसका लिखा जाएगा। कंसंट्रेशन इसका दे दिए हैं, इसका हो जाएगा C इंटू R इंटू T के। RT RT क्या हो गया, दोनों तरफ से कैंसिल। इसका वेट दिए हैं, कितना दिए हैं भैया, इसका वेट कितना दिए हैं, कितना ग्राम लेकर के चलें, 3 ग्राम पर लीटर। तो इसका हो जाएगा भैया 3 अपान होगा मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000, वॉल्यूम हो जाएगा 1000 ml, और इसका कंसंट्रेशन कितना दिए हैं, 0.05 मोलर, ठीक है। तो जब आप यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, ठीक है, तो हो जाएगा 3 अपान 0.05, तो हो जाएगा 300 अपान 5, निकल कितना आ जाएगा 60। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना निकल के आ रहा, 60। मॉलिक्यूलर वेट निकल करके आ रहा 60, एम्पेरिकल वेट निकल करके आ रहा है 30। तो जब आप इसका n निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट अपान एम्पेरिकल वेट, तो हो जाएगा 60 अपान 30, निकल कितना आ गया 2। और सबको ये बात पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है एम्पेरिकल फार्मूला इंटू होल n, और एम्पेरिकल फार्मूला क्या दिए हैं, CH2O, यहाँ हो जाएगा n ट्वाइस। तो फार्मूला क्या आ गया, C2H4O2। चेक करिए इसमें C2H4O2 कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, यस, C2H4O2 एस्टिक एसिड है, वो एस्टिक एसिड ही रहा होगा, वही कंपाउंड, स्पष्ट। पूरा पिक्चर देखिए आपके सामने छपा हुआ है। 16वां सवाल देखें भैया, 16th नंबर क्वेश्चन। कह रहे डाइमर ऑफ एस्टिक एसिड, डाइमर ऑफ एस्टिक एसिड इन लिक्विड बेंजीन इज इन इक्विलिब्रियम विद एस्टिक एसिड मोनोमर एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ 25% डाइमर मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड आउट देन। पहले तो आप ये जान लें, ये बात आपको क्लास में पढ़ाया गया था कि एस्टिक एसिड को जब हम बेंजीन में डालते हैं बेटा, तो ये क्या बनाता है लल्ला, डाइमर बनाता है। डाइमर क्यों बनाता है, ड्यू टू एसोसिएशन बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखना कि डाइमर बनाया, और डाइमराइज कितना कर रहा है, 25% डाइमराइज कर रहा है, 25% डाइमराइज हो रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर, एसोसिएशन हो रहा है, और ड्यू टू एसोसिएशन, एसोसिएशन से क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करता है, फ्रीजिंग पॉइंट
ये ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, साथ में मॉलिक्यूलर वेट जो ऑब्जर्व निकल करके आएगा वो भी इंक्रीज करता है, क्योंकि एसोसिएशन में मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है और डिसोसिएशन में एवरेज मॉलिक्यूलर वेट घटता है। स्पष्ट? अब जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन रिड्यूसेस। ना साहब ना, फ्रीजिंग पॉइंट अगर आप देखें तो सोल्यूशन का क्या हो रहा है, ये आपके सामने देखिए बढ़ रहा है। दूसरा कह रहे हैं एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस, तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूशन का क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन थर्ड फोर्थ को भी देख लें, कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस, जबकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कह रहे हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूशन सॉल्यूट डिक्रीजेस, जबकि मोलर मास क्या हो रहा है भैया इसका, सॉल्यूट का, इंक्रीज कर रहा है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे लल्ला। आइए 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं भाई। कह रहे द वॉल्यूम ऑफ 4 मोलर HCl and 10 molar HCl required to make a liter 1 liter of 6 molar HCl are, ध्यान दीजिएगा 4 मोलर HCl लिया गया और 10 मोलर HCl लिया गया, दोनों को मिला करके जो मिक्सचर फाइनल सोल्यूशन कितना कर दिया जा रहा है इसका भैया, वॉल्यूम इसका 1 लीटर कर रहे हैं और मोलरिटी इसकी कितनी कर रहे हैं, 6 मोलर। ठीक है, आप इसको ऐसे देख लें, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M इंटू V1 प्लस V2 के। तो अगर आप ऐसे इसको लिखें कि फाइनल मोलरिटी इंटू फाइनल वॉल्यूम, तो ये क्या सही थो मतलब गलत थोड़ा है, ये भी तो सही ही है। M1 कितना दिया गया, 4, वॉल्यूम V1, M2 कितना लिया गया, 10, V2 1 माइनस V1 हो जाएगा, क्योंकि फाइनल जो वॉल्यूम बेटा 1 लीटर है। ठीक है, और इसकी मोलरिटी यहाँ निकल के आ रहा है 6। तो जब फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर है तो टोटल 1 है, एक अगर V1 हुआ तो दूसरा 1 माइनस V1 हो जाएगा, तो हो गया 4V1 प्लस 10 माइनस 10V1 इक्वल टू 6। स्पष्ट? अब आप यहाँ करोगे क्या, 4V 10V 10V किस तरफ ले लें, तो 10V1 माइनस 4V1 इक्वल टू, ये इस तरफ गया, 10 माइनस हो जाएगा 6, तो सीधे हो जाएगा 10 में से 4 गए 6, 6V1 इक्वल टू कितने हो जाएगा, 4 के। तो V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3 के, 3 छक 18, 3 छक 18 यानी 0.66, यानी कह सकते हैं 0.67 लीटर। तो V1 हो गया 0.67 लीटर। अगर एक 0.67 लीटर होगा तो V2 कितना निकल करके आ जाएगा, 1 माइनस 0.67 यानी हो जाएगा 0.38 लीटर। आंसर देखिए क्या निकल करके आया भैया, ये वाला जो होगा 0.67 लीटर लिया जाएगा और ये वाला कितना लिया जा रहा होगा, 0.38 लीटर। अब इसमें ढूंढिए ऑप्शन, 0.67 लीटर ऑफ 4 मोलर HCl और 0.33 लीटर ऑफ 10 मोलर HCl। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट? अगला सवाल देखें, 18 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं द एवरेज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, कितना लिया जा रहा है भैया, 7.8 बार एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहे व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एन एक्वस NaCl सोल्यूशन, व्हाट कुड बी यूज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम, कितना निकल करके आ रहा होगा। अब यहाँ अगर आप देखें तो से पहले फार्मूला आप लिख लें, पाई इक्वल टू आई इंटू एम इंटू आर इंटू टी के। आप सब आई क्यों रख रहे हो, क्योंकि हम जो सोल्यूशन बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं, ये NaCl का। तो NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और ये जो कंसंट्रेशन है ये ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के
बराबर निकल करके आ रहा है। और कितना इसका दे रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई का वैल्यू कितना दे रहे हैं बेटा, इसमें देखिए कहीं दिए हैं 7.8 बार, इसीलिए देखिए हम इसमें पढ़ते नहीं भैया, पेपर में ही देखते हैं, चमक रहा ना ऊपर उधर, ये हो जाएगा 7.8, आई हो जाएगा इसका 2, एम हमको निकालना है, ठीक है, एम हमको निकालना है, और इसका आर की वैल्यू हो जाएगी 0.083। ध्यान दीजिएगा हम यहाँ बार रख रहे हैं तो आर की बार वाली वैल्यू रखी जाएगी, आर का एटमॉस्फेयर और बार वैल्यू अलग अलग है। 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल, और इसी आर की वैल्यू 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। स्पष्ट? तो यहाँ पर देखिए 0.083 रखा गया, और टेम्परेचर कितना भैया 37 में 273 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 310 केल्विन। अब यहाँ से जब आप मोलरिटी निकालोगे तो आ जाएगा 0.16 मोल पर लीटर, ये आंसर आ जाएगा। तो बहुत टफ सवाल नहीं था, बिल्कुल आसान सवाल था। 19 नंबर क्वेश्चन देखें भैया, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे साहब PA एंड PB आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली ऑफ एन आइडियल बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है। इफ XA रिप्रेजेंट्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A द टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विल बी। जरा ध्यान दीजिएगा, P इक्वल टू होता है PA नॉट डॉट XA और प्लस PB नॉट डॉट XB, ठीक है। सबको ये बात पता है यहीं पर कि XA और प्लस XB इक्वल टू किसके होता है 1 के, तो XB इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस XA के। 1 माइनस XA को ले आकर के आप इसी के जगह पर ऐसे पुट कर दीजिए, ये हो गया PA नॉट डॉट XA प्लस PB नॉट 1 माइनस XA, मल्टीप्लाई कर दीजिए PB नॉट XA और प्लस PB नॉट माइनस PB नॉट डॉट XA। स्पष्ट? अब आप यहाँ करेंगे क्या, PB नॉट को आप इधर कर लीजिए, तो जब आप PB नॉट को इधर कर लेंगे तो हो जाएगा PB नॉट प्लस PA नॉट माइनस PB नॉट, और इधर XA क्या कर लीजिएगा कॉमन ले लीजिए, ये P निकल करके आ जाएगा। स्पष्ट? हमने दोनों फार्मूले क्लास में पढ़ाते समय आपको बताया था, ये देखना फार्मूला हमारा मेन है P इक्वल टू PA नॉट डॉट XA और प्लस PB नॉट डॉट XB, ठीक है। यहीं पर हमने आपको दोनों फार्मूले लिखवाए हैं, वो XA के टर्म में और XB के टर्म में, ठीक है। तो जब आप XA के टर्म में लिखोगे तो P इक्वल टू PB नॉट प्लस PA नॉट माइनस PB नॉट डॉट XA, और यही P इक्वल टू PA नॉट माइनस PA नॉट माइनस PB नॉट डॉट XB। हमने कहा तो दोनों फार्मूले याद रखिएगा। ध्यान से अगर आप यहाँ देखें तो अगर ये XA होगा तो A फॉर एडिशन यहाँ प्लस होगा, और अगर ये XA होगा तो ये PB होगा, ठीक है। और अगर यहाँ XB होगा तो B फॉर वियोजन, ठीक है, तो ये यहाँ माइनस होगा, सबट्रैक्शन होगा। अगर ये XB होगा तो ये PA नॉट होगा, और PA नॉट माइनस PB नॉट, PA नॉट माइनस PB नॉट दोनों जगह होगा, बस खाली में साइन का चक्कर फंसना है। तो ये फार्मूला ये होता है, ये सब XA के टर्म में लिखा गया और ये XB के टर्म में लिखा गया, और ये किसका इक्वेशन है भैया, आइडियल सोल्यूशन का इक्वेशन है टोटल प्रेशर निकालने का। इसमें ढूंढिए, देखिए ऑप्शन कोई मैच वैच कर रहा भैया, कोई मैच कर रहा है ऑप्शन, ये देखना PB हुआ, ये है PB नॉट प्लस XA इंटू PA नॉट माइनस
PB0। हम नॉट यहाँ क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही कह रहे हैं PA0 ना लीजिए, PA और PB मानकर चलिए, तो उस हिसाब से आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। ठीक है, 20वें क्वेश्चन पे आ जाएं भैया। कह रहे द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 9.8% W/W ऑफ H3PO4 इज 1.1 ग्राम पर ml। तो क्लास में जब आपको पढ़ाया जा रहा था बेटा, तो आपको हमने बताया था कि अगर A% W/W कंसंट्रेशन दिया गया हो, तो इसकी मोलरिटी जब आप निकालेंगे तो फार्मूला होता है 10AD अपान क्या होता है, मोलर वेट। और अगर A% W/V दिया गया हो तो यही मोलरिटी इक्वल टू 10A अपान क्या होता है, मोलर वेट। डायरेक्ट फार्मूला हमने पूरा डेराइव करवाया था क्लास में, कहाँ से आया था, पूरा लर्न करवाया था, याद कराया था कि W/V में 10A अपान मोलर वेट और W/W में 10AD अपान मोलर वेट, 10A अपान मोलर वेट, 10AD अपान मोलर वेट, 10A अपान मोलर वेट, 10AD अपान मोलर वेट। क्लियर। अब आप यहाँ जब आप मोलरिटी निकालोगे बच्चा, तो ये हो जाएगा 10 और A कितना भैया, 9.8%, 9.8%। डेंसिटी कितनी है, 1.1। ठीक है, और मोलर वेट इसका कितना निकल करके आएगा, H3PO4 का मोलर वेट निकालेंगे तो वही मोलर वेट निकल करके आता है जो H2SO4 का 98 होता है। ये हो जाएगा भैया 98। अब आप खुद बताइए इसकी मोलरिटी कितनी निकल करके आई, सीधे 1.1, क्योंकि 10 से आप गुणा कर देंगे 98 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1.1 मोल पर लीटर। स्पष्ट। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए। 21 नंबर सवाल देखें। हाउ मेनी ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 मोलर NaOH सोल्यूशन। तो भैया ये है H2SO4 को हम न्यूट्रलाइज करा रहे हैं किसके साथ, NaOH के साथ। तो होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के। ठीक है, इसके मिली इक्विवेलेंट को हम मोलरिटी टर्म में लिख रहे हैं M/X/V, और इसके भी मिली इक्विवेलेंट को हम M/X/V के टर्म में लिख रहे हैं, जहाँ पे X क्या है इसका, N फैक्टर, क्योंकि सबको ये बात पता है कि मिली इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट डॉट X डॉट 1000, यही होता है N/X/1000, यही होता है वॉल्यूम एट NTP अपान मोलर वॉल्यूम X/V। ठीक है, यही होता है M/X/V, यही होता है N/V के। सबको ये बात पता है, पढ़ाया गया है क्लास में। मोलरिटीज़ की कितनी दी गई भैया, 1, X कितना हो जाएगा 2, इसका वॉल्यूम पूछ रहे हैं। ठीक है, और इसकी मोलरिटी कितनी लेके चल रहे हैं, 1 मोलर, X कितना हो जाएगा 1, वॉल्यूम कितना इसका 10। अब आप खुद बताइए वॉल्यूम कितना निकल करके आ जाएगा, 5 ml। ओके, ऑप्शन ढूंढिए कोई मैच कर रहा है, यस, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 21 नंबर सवाल था। 22 नंबर सवाल में आ जाए भैया। 22 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं लल्ला। अच्छा, एक चीज आप और देख लें, इधर पीछे, जैसे मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इनटू 1000 अपान क्या हो गया, वॉल्यूम, किसमें आई बेटा। 22 क्वेश्चन जरा देखें भाई। 22 नंबर कह रहे हैं सिल्वर मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड से ये रिएक्शन कर रहे हैं। सवाल नंबर कौन सा भैया, ये 22 नंबर है। ठीक है, रिएक्शन जो दिया गया है, थ्राइस ऑफ Ag प्लस 4 मोल ऑफ HNO3 रिएक्शन करा, ये है 3 मोल ऑफ AgNO3 प्लस नाइट्रिक एसिड और प्लस 2 मोल ऑफ वाटर। अब इसमें क्या कर रहे हैं वो, इसका 1.75 मोलरिटी दे दिए हैं और कह रहे हैं कि बताओ इसका कितना वॉल्यूम हमें चाहिए।
इसका वॉल्यूम हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। और सिल्वर का क्या दे दिए हैं, वो वेट दे दिए हैं, कितना ग्राम सिल्वर दे दिए हैं, 0.756 ग्राम सिल्वर दे दिए हैं। कह रहे साहब बताइए 0.756 ग्राम सिल्वर का रिएक्शन 1.75 मोलर HNO3 से कराया जा रहा है, तो HNO3 के कितने वॉल्यूम लग रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 4 है, तो हम यहाँ पर सवाल लगाएंगे 1/4 मोल ऑफ HNO3 इक्वल टू 1/3 मोल ऑफ क्या हो गया Ag के। सबको ये बात पता है कि मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम लीटर में, तो मोल इक्वल टू हो जाएगा m इंटू वी लीटर में। अगर वॉल्यूम हम ml में लेंगे तो यहाँ 1000 से तब क्या करेंगे डिवाइड, यहाँ देखना ये इसका हम वॉल्यूम किस में ले लिए ml में, तो हम मोल के जगह पर mv अपॉन 1000 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू mv अपॉन 1000, इसका हो जाएगा 1/3 वेट ऑफ Ag अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ Ag। इधर आ जाइए, ये हो जाएगा 1/4 1.75 इंटू वॉल्यूम अपॉन ये हो जाएगा 1000 इक्वल टू 1/3 वेट कितना दिए हैं 0.756 और इसका एटॉमिक वेट होता है 108। यहाँ से जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो 16/3 ml निकल करके आएगा बेटा। क्लियर, इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा सी। क्लियर, कुछ है ही नहीं भैया, सामने आपके बैलेंस्ड इक्वेशन दिए हैं, झम्म से उठा करके पुट कर दीजिए। अगले सवाल पे आ जाएं। कह रहे हैं H2 गैस इवाल्व्ड, 23 नंबर सवाल है ना। कह रहे हैं H2 गैस इवाल्व्ड एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन, 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन मीन्स एट, किस पे बात किया जा रहा है NTP पर। किस पे बात कर रहे हैं भैया हमसे NTP पर। अब अगर इनका रिएक्शन हम करा रहे हैं एल्युमिनियम का किसके साथ NaOH के साथ, ये बनता है NaAlO2 और गैस कौन सी रिलीज हो रही है हाइड्रोजन। अगर मान लीजिए आपको रिएक्शन नहीं भी याद हो तो भी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते थे आप, सीधे मिलीक्युलेंट ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू मिलीक्युलेंट ऑफ H2 के, दोनों को बराबर कर दीजिए फटाक से उठा करके भैया। ठीक है, इसके मिलीक्युलेंट की जगह पे हम रखेंगे, इसका क्या दिए हमको वेट दिए हैं, इसको हम करेंगे मास अपॉन मोलर मास इंटू n फैक्टर इंटू 1000 और इसका वॉल्यूम एट NTP अपॉन हो जाएगा मोलर वॉल्यूम इंटू n फैक्टर इंटू 1000, दोनों तरफ से 1000 हम क्या कर दिए कैंसिल। इसका देखिए मास कितना दिया गया है, इसका मास दिए हैं 27, मोलर मास होता है 27, x हो जाएगा 3, इसका वॉल्यूम H2 का निकालना है, मोलर वॉल्यूम कितना होगा 22.4, x इसका कितना हो जाएगा 2। अगली बात जब यहाँ निकालेंगे तो इसका वॉल्यूम जो H2 का निकल करके आएगा NTP पर 33.6 लीटर निकल कर आ रहा होगा, चेक कर लीजिएगा बेटा। ओके, अगला क्वेश्चन 24 नंबर में आ जाएं। कह रहे हैं एक गैसियस मिक्सचर ऑफ H2 एंड CO2 कंटेन्स, 24 नंबर सवाल भैया। कह रहे हैं एक गैसियस मिक्सचर ऑफ H2 एंड CO2 कंटेन्स, कितना कितना रख रहे हैं भैया 66 मास परसेंट CO2, द वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर विल बी। अब जरा ध्यान दें, 66% CO2 बाई मास है और इसी में 34%, बल्कि इसको ऐसे लिख लें यहाँ पर, और प्लस 34% बाई मास
कौन सा गैस है? H2। तो अगर ये बाई मास है ठीक है, तो हम पहले इसका मोल निकाल लें जरा CO2 का। ये हो जाएगा 64/44। ठीक है, 66% ही है ना भैया, ये बिल्कुल 66% है। ठीक है, तो ये निकल करके आ जाएगा बेटा 1.5। और इसका मोल ऑफ H2 जब निकालोगे 34/2, ये कितना निकल के आ गया? 17 मोल। तो जब आप टोटल मोल निकालोगे ये होगा मोल ऑफ CO2 और प्लस मोल ऑफ H2, ये हो जाएगा 1.5 प्लस 17। तो मोल निकल के टोटल कितना आ गया? 18.5। सबको ये बात पता है कि टोटल मोल इक्वल टू टोटल वेट अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से जब आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो टोटल वेट अपॉन टोटल मोल, टोटल वेट हो जाएगा 100 ग्राम, क्योंकि परसेंट में दिया गया ना, 100 ग्राम में 66 ग्राम ये, 100 ग्राम में 34 ग्राम, तो दोनों मिला देंगे तो 100 ग्राम हो जाएगा। और टोटल मोल कितना निकल के आ रहा है भैया? 18.5। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो निकल के आएगा 5.4। और वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। 5.4/2 निकल कितना आ जाएगा? 2.7। स्पष्ट? सामने आपके सारा कुछ दिया गया भैया, आराम से झमाझम देख लीजिएगा। पहले हम लोगों ने क्या किया? मॉलिक्यूलर वेट इसका निकाला। मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? 5.4। मॉलिक्यूलर वेट निकालने से पहले टोटल मोल निकाल लिया। टोटल वेट 100 ग्राम में टोटल मोल से हमने डिवाइड कर दिया, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट आ गया, और मॉलिक्यूलर वेट में 2 से डिवाइड कर दिया, यानी आधा ले लिया, तो हमारा क्या निकल के आ गया? वेपर डेंसिटी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें जरा, 25 नंबर। कह रहे थे वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग NO2 एंड N2O4 इज 27.6। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4। तो हम पहले जान लें कि M1 ये मान ले रहे हैं NO2 को, और M2 ये मान ले रहे हैं किसको? N2O4 को। जब क्लास आपकी पढ़ाई जा रही थी बेटा, तो क्लास में हमने फार्मूला निकलवाया था कि मिक्सचर्स का वेपर डेंसिटी अगर निकालना है तो VD1 मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, VD2 यानी सेकंड का वेपर डेंसिटी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। ये कितना दिया गया वेपर डेंसिटी भैया? मिक्सचर का कितना दे दिया गया बच्चा? ये दिया गया है 27.6। वेपर डेंसिटी NO2 का मॉलिक्यूलर वेट होगा इसका 46 और इसका आएगा 92। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी जब निकालेंगे तो आधा आएगा, ये हो जाएगा 23x1। इसका आ जाएगा 46, इसका जहाँ हम लिख सकते हैं 1 - x1। ठीक है, तो जब आप यहाँ x1 निकालोगे तो आ जाएगा 0.2। ठीक है, लेकिन हमें x1 नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि ये x तो NO2 का है ना बेटा, मोल फ्रैक्शन। हमसे क्या पूछा गया? देखिए ध्यान से सवाल में हमसे पूछा गया है N2O4 का मोल फ्रैक्शन। तो जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 निकालोगे तो होगा 1 - 0.2, निकल कितना आ जाएगा? 0.8। इसमें ढूंढिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। एक मिनट, ये 0.8 आएगा बेटा, ये 0.8 आएगा, ये आएगा 0.8, ये आ जाएगा 0.2, 0.2, क्योंकि एक में से आप घटाओगे ना। अब हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे थे, ये 0.2 निकल करके आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 0.8 आएगा बेटा। इसको आप सॉल्व करिएगा, x1 निकल के आएगा 0.8। अब सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जल्दी से इसको हम लोग डेटा बेस्ड के आधार पर लिख दे रहे हैं फटाफट। इसमें आंसर सेकंड निकल करके आ जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं ए मिक्सचर्स O2 एंड गैस Y। ये भैया है O2, थोड़ा किनारे से ले लें, O2। ठीक है, कितना रेशियो लेके चल रहे हैं? A:B। तो ये हो जाएगा A% O2, मोलर मास 32, और B% हो गया Y, मोलर मास 80। तो जब आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना दिए हैं? 40।
40 इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास इंटू एबंडेंसी, तो हो जाएगा 32A और प्लस 80B अपान A प्लस B। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा 5B के, सॉल्व कर लीजिएगा सीधे सीधे, A इक्वल टू 5B के। अब यहाँ जरा देखना, कह रहे साहब अगर हम इसको रिवर्स कर दें यानी B% O2 ले लें और A% OY ले लें, ठीक है। तो आप कह रहे साहब इसका बताओ मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, जब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तभी हो जाएगा 32B प्लस 80A अपान A प्लस B, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 32B प्लस ये हो जाएगा 80 इंटू 5B अपान 5B प्लस B, क्योंकि A के स्थान पर देखिए वैल्यू रख दी ना उठा करके, तो सीधे हो जाएगा भैया 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 432B अपान 6B। B क्या हो गया कैंसिल, 6 सत्ते 42 और 6 दूना 12, ये हो जाएगा 72। 72 देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है, यस डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पष्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं भैया। 27 नंबर क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज इलस्ट्रेटेड बाई। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड करेंगे, PbO करेगा PbO2 करेंगे, SnCl2 करेंगे SnCl4 करेंगे, H2O करेंगे H2O2 करेंगे। इसमें क्या होता है, एक का फिक्स मास होता है और दूसरे में भी मास फिक्स होता है, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट होता है उसका मास डिफर कर जाता है। जैसे यहाँ 2 मोल से तो यहाँ 3 मोल से, यहाँ 1 मोल से, इसके 2 मोल से, इसके 2 मोल से, इसके 4 मोल से, इसके 1 मोल से, इसके 2 मोल से। तो जो मोलर रेशियो होता है वो सिंपलेस्ट नंबर में होता है, मल्टीपल नंबर में होते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। स्पष्ट। आइए 28 नंबर पे कह रहे एन एलिमेंट ए इज टेट्रावैलेंट। अगर एलिमेंट ए कैसा है, टेट्रावैलेंट है, ठीक है, और एलिमेंट बी ये कैसा है, बाईवैलेंट है। तो टेट्रावैलेंट का मतलब आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो 4 लेगा या तो 4 देगा, ठीक है। तो अगर 4 दिया तो +4। ये बाईवैलेंट है यानी 2 बांडे बना सकते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। इसका मतलब इसके आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, तो अगर 2 लेगा ये तो बाईवैलेंट हुआ, इसकी 2 वैलेंसी। ये हो जाएगा A+4 और B-2। जब दोनों फार्मूला बनाएंगे तो इसका चार्ज यहाँ और इसका चार्ज यहाँ, तो कंपाउंड बनेगा क्या, A2B4 यानी AB2। स्पष्ट। क्या बना भैया, AB2। 29 नंबर क्वेश्चन देखें। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहे स्टेटमेंट 1 मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर। कह रहे साहब इसका जो मोलरिटी और टेम्परेचर के साथ चेंज करता है। बिल्कुल करेक्ट। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल्स अपान वॉल्यूम लीटर में, ठीक है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगी, और वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है। इसका मतलब कि मोलरिटी इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो वही बात करें साहब, मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन इन ए लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर। स्टेटमेंट 2 में करें द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चेंजेज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में जो होता है वॉल्यूम चेंज कर जाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बल्कि सेकंड जो है फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन भी है। आइए बेटा 30 नंबर क्वेश्चन देखें जरा इधर। अच्छा 30 नंबर पे बहुत माइनर करेक्शन है इसमें, थोड़ा सा ये देख लें भैया। इसमें ये जो एसिड है C12H2NO2, ये एक्चुअली फार्मूला यहाँ 12 नहीं बेटा, ये यहाँ पर है CnH2NO2, ठीक है। तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा। द मॉलिक्यूलर
फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड CnH2nO2, 0.1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड रिक्वायर्ड, 0.8 मोल ऑफ O2 फॉर कंप्लीट कंबशन, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ N इज, ध्यान दीजिएगा, CnH2nO2, इसको जब हम कंबस्ट कराएंगे तो O2 लेंगे, ये CO2 बना और ये H2O बने। ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना कार्बन है N, तो यहाँ N से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ H2N है तो अगर आप यहाँ N से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, देखना सीधे हो गया 2N, यहाँ देखना 2N, यहाँ N, यहाँ N। अब जरा बताइए ऑक्सीजन कितना होगा यहाँ पर, ऑक्सीजन देखिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 2N और ये N, तो कितना हो गया, इधर हो गया 3N और 2 ऑक्सीजन यहाँ पहले से था, -2 अपान हो जाएगा 2, तो 2 से आप कैंसिल कर देंगे और 3N में से 2 आप माइनस कर देंगे तो 3N - 2 इधर हुआ, मतलब जितना इधर ऑक्सीजन था 3N में से हमने 2 ऑलरेडी माइनस कर दिया, यहाँ 3N बचा और यहाँ देखना 2N और प्लस N, 3N इधर हुआ। तो जो ऑक्सीजन यहाँ लिया जा रहा होगा बेटा 3N - 2/2, इसका लिया जा रहा है 0.1 मोल, इसका लिया जा रहा है 0.8 मोल। यही सवाल है, आप देखिए 0.1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड रिक्वायर्ड, 0.8 मोल ऑफ O2 फॉर कंप्लीट कंबशन। अगर हम इसका 1 मोल लें तो इसका कितना लेना पड़ेगा, 8 मोल, तो इसका मतलब हो गया 3N - 2/2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 मोल के, स्पष्ट, तो हो जाएगा 3N - 2 इक्वल टू 16, ठीक है, 8 दूना 16, तो हो जाएगा 3N इक्वल टू हो जाएगा 16 में से 2 कितने गए, 1 मिनट, 3N - 1 होगा 3, 1 मिनट, ये हो जाएगा 3N इक्वल टू हो जाएगा 16 + 2, तो हो जाएगा 3N इक्वल टू हो गया 18, तो N इक्वल टू हो जाएगा 18/3, निकल कितना आ गया 6। तो यहाँ पर जो निकल के मोल आ रहे होंगे बेटा कितना आ जाएंगे, 6 मोल निकल करके आएगा। क्लियर बात। तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस करके भैया ये सॉल्व होगा। कोई बहुत भारी सवाल नहीं है, इस टाइप के सवाल कंबसन वाले आप ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं, आपको इसमें कुछ करना ही नहीं था। ये 2N और प्लस N, 3N उधर था, 3N मैंने इधर लगा दिया, ठीक है। ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन था तो हम 3N में से 2 माइनस कर दिए और 2 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 2 ऑक्सीजन था, 2 कट जाएगा तो O की ही तो बात हुई ना, ओवरऑल यहाँ 3N ही तो निकल करके आया। आइए 31 नंबर सवाल देखें जरा भैया, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन। तो इसका ये आइडियल सोल्यूशन के लिए करेक्ट नहीं होगा। आइडियल सोल्यूशन के लिए करेक्ट होता क्या, जब हम डेल्टा S की वैल्यू मोर देन 0 रखते। बाकी सब करेक्ट हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, ये भी करेक्ट है बेटा। क्लियर। आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखें। यहाँ करें साहब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इज। जरा बताइए सुक्रोज का कभी सेम कंसंट्रेशन के सोल्यूशन का सुक्रोज का एस्टिक एसिड से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, इसमें ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। देखिए पहले से ही टिक लगा हुआ है, सही है। क्यों, दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये हो गया वीक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सबसे ज़्यादा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का उससे कम होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का सबसे कम निकल करके आएगा, क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल दे रहे होंगे, ये कम पार्टिकल दे रहे होंगे, ये पार्टिकल दे ही नहीं रहे होंगे, जितने हैं वो उतने पार्टिकल अंदर जनरेट कर रहे होंगे, टूट नहीं रहे होंगे। ये सब टूट रहे हैं, टूटने वाले हैं, बिना टूटने वाले हैं। तो 0.01 मोलर KCl का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, 0.01 मोलर एस्टिक एसिड से, और सबसे कम निकल करके आएगा 0.01 मोलर
सुक्रोज का। स्पष्ट। 33rd नंबर सवाल में आ जाए। मोलरिटी ऑफ H2SO4 इज कितना दे रहे हैं भैया? 18 मोलर। और इसकी डेंसिटी कितनी दे दिए हैं? 1.8 ग्राम पर ml। मोलरिटी इक्वल टू होता है अगर आप मोलरिटी निकालें तो N1 इंटू 1000 अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर आप वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं, समझिएगा जरा ध्यान से। अच्छा, इसका हम डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहे हैं। मोलरिटी इक्वल टू 1000 m अपान 1000 d माइनस m(m)(1). ये फार्मूला होता है मोलरिटी और मोलरिटी के रिलेशन का। निकला कैसे होगा जरा इसको जान लें। यहाँ पे सॉल्यूट का मोल मान लीजिए अगर 2 मोलर है, इसका मतलब 2 मोल पर लीटर है। 4 मोलर कोई सोल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्यूट 4 मोल पर लीटर है। तो जो मोलरिटी होगा वही सॉल्यूट के क्या आएंगे? मोल्स। तो मोल के जगह क्या रख सकते हैं? मोलरिटी। ठीक है। और मोलरिटी जो होता है ये होता मोल पर लीटर, यानी वॉल्यूम कितना होगा? 1000 ml। तो सॉल्वेंट का जब हम वेट निकालेंगे तो सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट। सॉल्यूशन का वेट कितना होगा? अगर वॉल्यूम 1000 ml है, ठीक है, तो वेट इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के। ये हो जाएगा 1000 d सॉल्यूशन का वेट माइनस N1 इक्वल टू होगा W1 अपान M1 के। तो W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1 इंटू M1। ये हो जाएगा N1 इंटू M1। ये हो गया 1000 d माइनस N के जहाँ क्या लिख सकते हैं? M, इसे यहाँ हो जाएगा M1। ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हो जाएगा इस वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे हम 1000 d माइनस M1 रख दे रहे हैं। तो आप सीधे फार्मूला ही रट लें, याद कर लें फार्मूला ये 1000 m अपान 1000 d माइनस M1। आप डेरिवेशन के चक्कर में ना पड़ें, ये सब डेरिवेशन कराया जा चुका है क्लास से बहुत अच्छे से। यहाँ तो हम थोड़ा जल्दी में करा रहे हैं बेटा, रफ एकदम। तो यहाँ पर जरा देखना मोलरिटी आपको दी गई है। अच्छा, मोलरिटी पूछ रहे हैं, तो जब आप मोलरिटी यहाँ रखोगे तो हो जाएगा 1000 इंटू मोलरिटी कितनी दी है इसका? 18। ये हो जाएगा 1000। डेंसिटी कितनी दी है इसकी? 1.8 माइनस मोलरिटी कितना हुआ? 18। और मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना होगा? 98। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो निकल करके आएगा 500 मोलल। ठीक, मेन फार्मूला बेटा यही है, इसको याद रखिएगा। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी 1000 m अपान 1000 d माइनस M1 दिख रहा ना? देखते रहिएगा। आइए 34 नंबर सवाल पढ़िए जरा। 34th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं भैया। 34 नंबर में कह रहे हैं द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 32 ग्राम ऑक्सीजन इन 10 लीटर इज। 32 ग्राम ऑक्सीजन इन 10 लीटर। तो अगर हमको मोलरिटी निकालना है तो मोल्स अपान क्या है? वॉल्यूम लीटर में। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में रखें। तो वॉल्यूम लीटर में ही दिए हैं ना ये, तो सीधे हो जाएगा 32 अपान ये हो जाएगा 32 वॉल्यूम लीटर में। लीटर कितना लेकर के चल रहे हैं हम लोग भैया? ये 10 लीटर लेकर चल रहे हैं। 32 कटा तो आ जाएगा 1/10, या कह सकते हैं 0.1 मोल पर लीटर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। 35 नंबर सवाल देखें। कह रहे स्टेटमेंट 1, 35 नंबर सवाल, ठीक है। कह रहे स्टेटमेंट 1, कह रहे एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल टू वाटर lowers the freezing point of water, therefore
यूज्ड एज एंटी फ्रीज सब्सटेंस। स्टेटमेंट 2 क्या है, करें इथाइलिन ग्लाइकॉल इज सॉल्युबल इन ओ वाटर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट है, करें एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल टू वाटर लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करता है, लोअर करता, तभी तो इसको एंटी फ्रीज एजेंट के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देयरफॉर यूज्ड एज एंटी फ्रीज सब्सटेंस। ओके, कह रहे इथाइलिन ग्लाइकॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल वाटर में सॉल्युबल तो होता है, लेकिन ये इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कह रहे इफ बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। स्पष्ट हुई बातें। तो इसमें भैया ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा सेकंड। 36 नंबर सवाल पे आ जाएं, कह रहे फॉर कन्वर्टिंग, 36 नंबर सवाल में कह रहे फॉर कन्वर्टिंग 100 ml ऑफ 0.01 मोलर कंसंट्रेशन इनटू सोल्यूशन ऑफ KCl ऑफ 0.05 मोलर, ये है 0.05 मोलर कंसंट्रेशन, द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इज। ठीक है, ये 100 ml KCl सोल्यूशन हम लोग लेके चल रहे हैं, इसका कंसंट्रेशन 0.4 मोलर है और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 0.05 मोलर सोल्यूशन में। यानी अब हमको इसका क्या बताना है, वॉल्यूम। पानी डाला गया होगा, ये हो जाएगा M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 कितना है 0.4, V1 कितना है 100 ml, M2 कितना हो जा रहा है 0.05 और V2 कितना हो जा रहा है बेटा, ये V2 हमको निकालना है यहाँ से। तो जब आप V2 निकालोगे तो 0.4 इंटू 100 अपॉन 0.05। ठीक है, ये यहाँ से उड़ाइए, 2 जीरो ऊपर गया, ये यहाँ से उड़ाइए, 1 जीरो नीचे आया, ये यहाँ से काट दीजिए 0.4 ना, ये 5 से कटा, ये जीरो से कटे। ठीक है, और इसको कहाँ से 5 से काट दीजिएगा, 5 दूना 10, 200, 200 चौका कितना हो गया 800 ml। ठीक है, तो फाइनल जो वॉल्यूम निकल करके आ रहा, ये आ रहा 800 ml। ठीक है, और इनिशियल वॉल्यूम कितना निकल के आ रहा था 100 ml। तो आप 100 ml से 800 ml आप पहुंचाए, तभी तो कंसंट्रेशन इसका 0.05 निकल करके आया। तो आपने पानी कितना इसमें ऐड किया, एडेड वाटर 800 माइनस 100 इक्वल टू 700 ml। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, सेकंड 700 ml। 37 नंबर सवाल देखें, 37 नंबर कह रहे हैं वांट ऑफ फैक्टर I फॉर द कंपाउंड विच अंडरगोज डिसोसिएशन इन वन सॉल्वेंट एंड एसोसिएशन इन अनदर सॉल्वेंट। तो अगर डिसोसिएशन हो रहा होगा तो उसका I जो होगा वो मोर देन 1 होगा, और एसोसिएशन हो रहा होगा तो I लेस देन 1 होगा। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, C। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, 38 पर कह रहे ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, जब ऑस्मोसिस होता है बेटा ध्यान दीजिएगा, ये C1 है, ये C2 है, C1 इज लेस देन C2। ठीक है, और ये क्या है SPM है। तो याद रखें, हमने आपको बताया था कि जो मूवमेंट होता है सॉल्वेंट पार्टिकल का C1 से C2 की तरफ होता है और C2 से C1 की तरफ होता है। इधर से ज़्यादा जाएगा, उधर से कम आएगा, फ्लो दोनों तरफ होता है अनइक्वल रेट, और तब तक होता है जब दोनों बराबर ना हो जाएं, दोनों का रेट क्लियर, वही इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है। तो इतना जान लें, ऑस्मोसिस में मूवमेंट दोनों तरफ होता है सॉल्वेंट का, लेकिन रेट अनइक्वल होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए नेट फ्लो किधर से किधर होता है, तो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फ्रॉम बोथ साइड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विद अनइक्वल रेट। अगला देखें 39 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन
100 ml ऑफ सोल्यूशन, इट्स कंसंट्रेशन। तो मोलरिटी इक्वल टू होगा N डैश अपान Na इंटू 1000 अपान वॉल्यूम किस में होगा, ml में, ठीक है। तो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 20 इंटू 3 हुआ अपान 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और वॉल्यूम कितना लिया गया भैया, कितने ml में डाला जा रहा है इसको, 100 ml में, 100 ml में, क्लियर। तो ये देखना, ये पूरी वैल्यू यहाँ से, ये यहाँ से कटा, ये आया 1/100 यानी 0.01 मोलर। स्पष्ट। आंसर इसमें कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड। 40 नंबर सवाल देखें, कह रहे हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है। कह रहे हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ईच कंपाउंड इज, तो देखिए BaCl2 का सबसे ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ ज़्यादा हैं, KCl का ज़्यादा होगा एसिटिक एसिड से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, और ये सुक्रोज हैं। तो ये तो सही है स्टेटमेंट। इसमें कह रहे कौन गलत स्टेटमेंट है ये बताना है, ठीक है। ये तो सही है स्टेटमेंट। कह रहे हैं आइसोटॉनिक सोल्यूशंस आर दो सोल्यूशन व्हिच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कह रहे राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ओवर ए सोल्यूशन, अब जैसे ये सोल्यूशन है, अब यहाँ A और B, मान लीजिए हमें B का कंपोनेंट देखना है, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। तो अगर हमको वेपर प्रेशर B का निकालना है तो इसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में क्या है, तो देखिए एकदम बिल्कुल करेक्ट है, नहीं थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। चौथे में कह रहे हैं साहब टू सोल्यूशंस, टू सुक्रोज सोल्यूशंस ऑफ सेम मोलरिटी, दोनों की मोलरिटी सेम है और डिफरेंट सॉल्वेंट में इसको बनाया जा रहा है। कह रहे हैं बताओ क्या उसका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन सेम आएगा, नहीं साहब, अगर सॉल्वेंट अलग अलग है तो दोनों का KF वैल्यू अलग अलग होगा, तो अगर KF वैल्यू अलग अलग होगा तो दोनों में फ्रीजिंग पॉइंट पर डिप्रेशन भी अलग अलग निकल करके आएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, और कह रहा था बताओ गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो यही वाला गलत स्टेटमेंट है। 41 नंबर में आ जाए, 41 नंबर कह रहे हैं हाउ मच एथिल अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर सो दैट सोल्यूशन विल नॉट फ्रीज एट -4 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं -4 फ़ारेनहाइट है, -4 फ़ारेनहाइट। तो पहले तो आप ये जान लें कि जो कन्वर्जन इक्वेशन होता है फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस कितना होता है 32, ये फार्मूला होता है। यहाँ से जब आप निकालोगे तो -4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो निकल करके आता है ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर निकल करके आएगा। फार्मूला होता है हमारा डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू ये होगा W1 अपान M1 इंटू 1000 अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। अब यहाँ जरा देखना डेल्टा TF कितना हो जाएगा -20, KF आ जाएगा 1.86 और W1 पूछ रहे हैं कितना एथिल अल्कोहल डाला जाना चाहिए, W1 ये हो जाएगा 1000 अपान ये हो जाएगा 46 और सॉल्वेंट का वेट कितना भैया 1 लीटर वाटर है, इसका मतलब 1000 ग्राम। यहाँ से उड़ा दीजिए, ये जो W1 निकल करके आएगा ये आएगा 494.5 ग्राम। अगर आप इससे ऊपर मिलाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट -4 के ऊपर ही रहेगा। देखिए इसमें क्या कहें, कह रहे हैं साहब हाउ मच एथिल अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर सो दैट सोल्यूशन विल नॉट फ्रीज एट -4 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रहे तो उससे ज़्यादा मिलाया जाएगा। स्पष्ट। आइए जरा भैया 42 नंबर सवाल देखें, 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर सवाल। 42 नंबर में क्या कह रहे हैं, सुक्रोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड पर ग्राम। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें ये है C12
H22O11 12 मोल ऑफ O2 जा रहा है, 12 मोल ऑफ CO2, 11 मोल ऑफ वाटर पर ग्राम ऑफ सुक्रोज, यानी वेट कितना ले रहे हैं 1 ग्राम। इसको सुक्रोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2 H2 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, इसका मास पूछा जा रहा है पर ग्राम ऑफ सुक्रोज। तो दोनों के कोफिशिएंट को चेक कर लें, ये हो जाएगा 1/12 मोल ऑफ CO2 इक्वल टू मोल ऑफ सुक्रोज के, ठीक है। ये हो गया 1/12, इसका वेट अपान हो जाएगा 44 इक्वल टू निकल करके आएगा 1 ग्राम, ये हो जाएगा 342। तो जब आप CO2 का यहाँ से वेट निकालेंगे ये आएगा 1.54 ग्राम, 1.54 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखें, 43rd नंबर क्वेश्चन, 43वां सवाल। कह रहे हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो जो पिछला सवाल था वही रिपीट हुआ है, बस खाली सीक्वेंस इसमें ऊपर नीचे कर दिए, एक इसमें और एक्स्ट्रा डी वाला जोड़ दिए हैं, ठीक है। कह रहे राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ओवर ए बाइनरी सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, तो ये भी सही है। कह रहे टू सोल्यूशन ऑफ द सेम मोलरिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट विल हैव द सेम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये गलत हो जाएगा भैया। तो इसमें कह रहे हैं साहब बताओ गलत वाला कौन सा है, तो इसमें बी ही गलत होगा स्टेटमेंट, सी वाला सही होगा। BaCl2 का ज़्यादा, KCl का कम, एसिटिक एसिड का और कम, ग्लूकोज का सबसे कम। इन द इक्वेशन ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू MRT के होता है, M इज़ द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, खाली बी वाला गलत है। 44 नंबर सवाल देखें, कह रहे मोलरिटी ऑफ लिक्विड HCl विद डेंसिटी 1.17 ग्राम पर cc इज। सबको ये बात पता है, फार्मूला हमने क्लास में आपको लिखवाया था। अगर प्योर लिक्विड होगा, फार्मूला देखिए क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ml में इनटू 1000। वेट अपान वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी, ये हुआ 1000 अपान मॉलिक्यूलर वेट, ये हुआ मोलरिटी। तो सीधे मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा 1000 D अपान मॉलिक्यूलर वेट के, ये हो जाएगा 1000। डेंसिटी कितनी दी गई भैया 1.17 अपान मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इसका 36.5, सॉल्व करेंगे 32.05 मोलर निकल करके आएगा, ठीक है। 45वां क्वेश्चन देख लें भैया, 45th नंबर। कह रहे एन एक्वस सोल्यूशन कंटेन्स 3% एंड 1.8% बाई वेट ऑफ यूरिया एंड ग्लूकोज रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। फार्मूला हमारे पास होता है डेल्टा TF इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू हो जाएगा 1000 अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू क्या हो जाएगा KF के, ठीक है। अब जरा यहाँ देखना, हम सॉल्यूट का वेट निकाल ले रहे हैं, तो हो जाएगा 100 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट टोटल, तो हो जाएगा 100 माइनस, ठीक है। ये 3 ग्राम ये है और 1.8 ग्राम ये, 3 एक कितना हो गया 4.8 ग्राम। तो 100 में से जब आप माइनस करोगे भैया ये क्या आ जाएगा 95.2 ग्राम, ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। और यहीं से अगर हम सॉल्यूट का वेट निकालें, यूरिया के मोल कितना दिया है 3/60, ठीक है। तो 3/60 ये हो जाएगा 0.05 और मोल्स ऑफ ग्लूकोज ये हो जाएगा 1.8/180, ये निकल करके आ जाएगा भैया 0.06, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.01, ये निकल के आएगा 0.05 ये। तो टोटल मोल जब आप निकालोगे 0.05 प्लस 0.01 0.06, ये हो जाएगा टोटल मोल 0.06 इंटू 1000 अपान 95.2 इंटू 1.86। जब आप यहाँ से डेल्टा TF निकालोगे तो ये आ जाएगा 1.17 डिग्री सेंटीग्रेड
जब TF निकालोगे तो 0 में से घटाओगे तो -1.17 डिग्री सेंटीग्रेड। 172 रख ले या 17 ले लें, ये निकल करके आएगा बेटा। क्लियर? अगर आप ओवरऑल सवाल को देखें, 45 क्वेश्चन इसमें दिए गए थे, बुकलेट से आपके क्वेश्चंस जो थे सारे आपके बुकलेट के ही थे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस वहीं से सब उठाए गए थे। और ये जो क्वेश्चंस दिए गए थे बेटा, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो हमने पहले क्या किए थे, शुरुआत में 10-12 सवाल अच्छे लगा दिए थे, या आपकी भाषा में कहें तो कठिन सवाल पहले लग गए थे, और बाद में उसके 10-15 सवाल के बाद सब आसान सवाल थे। आपने क्या किया, सवाल उठाया और एक तरफ से सवाल सॉल्व करने शुरू कर दिए। कभी भी जब भी आप पेपर उठाएं तो पेपर को सबसे पहले आप एक तरफ से अंत तक, चाहे 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 1.5 मिनट लगे, एक बार सरसरी निगाह से एक बार देख लें। आप तुरंत निर्णय ले लें कि हमको फ्रंट से चलना है कि बैक से चलना है। अगर इस पेपर में आप बैक से चलते तो आपका समय भी ना कम पड़ता और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेते। ओके, इस चीज़ का ध्यान अगले टेस्ट में आप रखिएगा। इस प्रकार से ये 45 के 45 क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए। थैंक यू।